कभी हंसी, कभी आंसू, यही तो है जो हमें हर रिश्ते को महसूस कराते हैं। और इसे हम सुन रहे हैं टूटी रूह के रिश्ता एपिसोड नंबर 6 में। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। थोड़ी देर बाहर बिताने के बाद जशन वापस अपने कमरे में आ गया। नियति भी कमरे में आ चुकी थी और अलमारी में अपना कुछ सामान देख रही थी। उसने अपना अलमारी में से एक नाइट सूट निकाला और बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसे वो कपड़े ले जाते हुए देख तो उसे रोका और बोला, ये कपड़े नहीं पहनोगी तुम? क्यों, इन कपड़ों को क्या हुआ? नियति ने चौंकते हुए पूछा। तो जशन ने उसके हाथों से वो कपड़े लिए और बोला, तुम्हें ये कपड़े हमने हमारी शादी के वक्त लिए थे। तुम्हारे ये कपड़े हमने हमारी शादी के वक्त लिए थे, लेकिन फिर तुम मुझसे दूर चली गई तो कुछ इन कपड़ों को पहनने ही नहीं पाए तो कभी इन कपड़ों को पहन ही नहीं पाई, और अब मैं नहीं चाहता कि तुम इन कपड़ों को पहनो। हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं तो सब कुछ नया होना चाहिए। जशन ने कहा तो नियति हैरान और होकर उसे देख रही थी। तब तक जशन ने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया और 5 मिनट के अंदर ही एक सर्वेंट ने आकर उसे 2 बड़े बड़े बैग लाकर थमा दिए। जशन ने वो बैग टेबल पर रखे और फिर एक सूटकेस निकालकर अलमारी में से नियति के सारे कपड़े सूटकेस में भरने लगा। ये सारे कपड़े आप इस तरह सूटकेस में क्यों डाल रहे हैं? ये सारा सामान आप किसी को दे रहे हैं क्या? आती ने परेशान होते हुए पूछा। तुम्हारे लिए नया सामान आ गया है, अब पुराने सामान का क्या करूं ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, पर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर जशन रुका और उसे देखते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता? ये सब मैंने तुम्हें दिलवाया था और अब मैं नहीं चाहता तुम इन्हें पहनो, और अब मैं इन्हें चाहे आग लगाऊं या किसी नदी में बहाऊं, मेरी मर्जी। उसकी बात सुनकर सिवाय झिझकने के नियति और कुछ नहीं कर पाई। कपड़ों के साथ साथ उसने वहां रखी सारी ज्वेलरी भी उस सूटकेस में डाल दी और उसे वो ज्वेलरी सूट में रखते हुए देख नियति चौंक गई और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये सब ज्वेलरी तो मैं पहन सकती हूँ ना, कितनी कीमती है ये। उसकी बात सुनकर जशन ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और वो बात को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब कितने प्यार से लेकर दी थी आपने ये सारी ज्वेलरी मुझे, उतने ही प्यार से और ले दूंगा, जशन ने कहा। और फिर सारा सामान सूटकेस में रखने के बाद सूटकेस बंद करके दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में आता हूँ, उसने इतना ही कहा और फिर से वो सूटकेस लेकर ही कमरे से बाहर आ गया। नीति बस हैरानी से उसे देखते जा रही थी। उसे ज्वेलरी को खुद से दूर जाते देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। जशन ने वो सूटकेस गाड़ी में रखवाई और फिर शेखावत पेंशन से निकल गया। थोड़ी देर में ही वो एक सुनसान रास्ते पर था। उसे वो सारा सामान बाहर निकाला और फिर उसे एक टक देखने लगा। मेरा मन तो करता है ऊपर से लेकर नीचे तक तुम्हें हीरे मोती से भर दूं। जशन सिंह शेखावत की बीबी हो तुम, गहने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम गहनों की शोभा बढ़ा देती हो। वैसे तो हर रंग जचता है तुम पर, लेकिन जब लाल रंग पहनती हो तो कयामत लगती हो। तुम्हारी खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं, लेकिन जब ये हरा रंग पहनती हो तो खूबसूरत सबको भी खुद पर गुलाम होने लगती है। खूबसूरती शब्द को भी खुद पर गुलाम होने लगता है। उन सारे सामान को देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। बातें ये नहीं कि तुमसे प्यार बहुत है, बातें तो ये हैं कि तुमसे प्यार किया बहुत था। तुम्हें दिए धोखे से नहीं जलता दिल, तुम्हारे दिए धोखे से नहीं जलता दिल, खुदा का ही प्यार काफ़ी है खुद को तड़पाने के लिए। उसने अपनी जेब में से लाइटर निकाला और उसे खुले हुए सूटकेस पर फेंक दिया। देखते ही देखते पूरा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों के कपड़े और करोड़ों के गहने शामिल थे। तुम्हें लगा तुम मेरी ज़िंदगी का एक किस्सा बनोगी, पर मेरी जान, जशन सिंह शेखावत लोगों को अपनी ज़िंदगी का किस्सा नहीं बनाता, खुद उसकी ज़िंदगी की कहानी लिखता है। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और वापस घर के लिए गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। 15 मिनट के अंदर ही वो वापस घर पर पहुंच गया था। वो सबसे पहले अपने कमरे में आया जहां नीति बेड पर सो रही थी। उसे कुछ पल देखने के बाद जशन भी दूसरी तरफ जाकर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद नियति ने अपनी आंखें खोली और जशन की तरफ देखने लगी। उसे सोते हुए देखकर उसने राहत की सांस ली। दबे पैर कमरे से बाहर निकल गई। उसकी जाते ही जशन ने अपनी आंख खोली और अपनी बगल वाली जगह को देखकर मुस्कुराने लगा। वो भी अपनी जगह से उठा और अपने कमरे में ही बनी एक दीवार की तरह गया जहाँ पर बहुत बड़ा कांच लगा हुआ था। उसने उस कांच को ऊपर से लेकर नीचे तक छुआ तो वो कांच किसी दरवाजे की तरह पूरा खुल गया। दरवाजे की खुलते ही जशन के चेहरे पर मुस्कुराहट और बड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि सामने उसे पलंग पर सोती हुई अति दिखाई दे रही थी। ये रास्ता उसके कमरे से अति के कमरे के बीच का खुफिया रास्ता था, जिसके बारे में उसे उसके अलावा और कोई नहीं जानता था, ना ही अति और ना ही नियति। उसे दरवाजे के फिर से बंद करके वो धीमे धीमे कदमों से अति के पास आया और उसे पलट कर सीधा करने के बाद उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके गालों पर छपे आंसुओं के निशान बता रहे थे कि वो रोती रोती ही सो गई होगी। उसने उसे खींचकर तकिया पर लिटाया और खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। अति नींद में हल्का सा कसाई तो उसने उसे थपकी देते हुए शुरू कर दी, और जब उसे महसूस हुआ कि वो वापस गहरी नींद में सो चुकी है तो उसने उसे सरकाकर अपनी बाहों में भर लिया और फिर कभी उसके माथे को चूमता तो कभी गालों को और कभी गर्दन पर हल्के हल्के से अपने होठ रब करता तो कभी उसके हाथों को अपने होठों के पास लाता, उन्हें शिद्दत से चूम लेता। यूं ही काफ़ी देर तक वो उसके साथ छेड़छाड़ियाँ करता रहा और वो सुकून से सोती रही। जितना वो रोकर सोई थी, अब उससे ज़्यादा उसके होठों पर मुस्कान बिखर हुई थी। शायद नींद में ही वो उसको एहसास कर रही थी। जशन उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जशन के फ़ोन पर अलार्म बजता तो वो जल्दी से फ़ोन को बंद कर कि वो एक आखिरी बार अति के माथे को चूमकर उसे अलग हुआ और
उस पर अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर वापस उसी दरवाजे से अपने कमरे में आ गया। कमरे में नियति अब भी नहीं थी। जसन हल्का सा मुस्कुराया और फिर जाकर अपनी जगह पर लेट गया। अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थी उसने। सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले नजर उसकी अपनी बगल वाली जगह पर गई जहाँ पर नियति उसकी तरफ पीट करके सो रही थी। उसे देखते ही उसने अपनी आंखें खोलकर एक बार फिर से बंद कर ली और अति को याद करने लगा। उसकी वो मुस्कुराहट, बच्चों की तरह मुंह बनाना, शिकायतें करना और गुस्से में घूर कर देखना, उसकी तस्वीर जैसे उसकी आंखों के आगे बनी गई थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती गई। वो यूं ही आंखें बंद किए उठा और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे से अति के कमरे में आया। अति जाग रही थी लेकिन बिस्तर से नहीं उठी थी। जसन के कदमों का आहट और उसकी खुशबू वो दूर से ही पहचान सकती थी, इसीलिए उसने झट से आंखें बंद कर ली। जसन भी बंद आंखों से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आया और बिस्तर के पास आकर उसने अपनी आंखें खोली। एक पल उसे देखने के बाद वो उसके ऊपर झुकने लगा, लेकिन वो अति को छूता उससे पहले ही अति सड़क कर दूसरी तरफ घूम गई। जसन ने जो चुंबक उसके होठों पर देना था, जो चुंबन उसके होठों पर देना था, वो तकिए को मिला। जसन ने हैरानी से अति की तरफ देखा। जसन जैसे ही अति को चूमने के लिए उसके ऊपर झुका, अति सड़क कर दूसरी तरफ हो गई और वो चुंबन अति के गालों को मिलना था अब वो तकिए को जाकर नसीब हुआ। तो ना चाहते हुए भी अति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जसन हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, तभी अचानक अति ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलकर उसे घूरकर गुस्से में देखने लगी। उसका गुस्सा से लाल होता हुआ चेहरा देखकर जसन मुस्कुराया और फिर बेड की ऊपर से होते हुए उसकी तरफ बढ़ा। अति नीचे उतरी उससे पहले ही जसन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे बेड से टेक लगा दी। ये क्या हरकत की तुमने? जसन ने एकदम सख्त होते हुए कहा। उसे बेड को टेक पर लगाकर वो खुद टेक पर दोनों हाथ रखकर उसे घेर कर बैठ गया। हरकत तो आप करने जा रहे हैं, मैंने तो आपको रोका है, अति ने भी अपनी आंखों में देखते हुए कहा। आजकल ये आदत, उसका ये अंदाज देखकर जशन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हरकत नहीं, तुम्हें प्यार करने जा रहा था तो हाँ, नहीं चाहिए मुझे आपका प्यार। जितना भी प्यार करना है आपको जाकर अपनी बीवी से कीजिए। अपनी बीवी से ही तो कर रहा था, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। हाँ, सिर्फ बीवी नहीं, मेरी बच्चा, मेरी बेबी डॉल, सब कुछ तो हो तुम मेरी। उसकी बात सुनकर अति खिजी। नहीं, बिल्कुल। आपकी आंखों ने नमी आ गई। भरी आंखों से जशन को देखते हुए वो बोली, कुछ भी हो जाऊं लेकिन बीवी तो नहीं होना। उसने नम आंखों को देखकर जशन की होठों पर ठहरी मुस्कुराहट चली गई। उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा। उसे एक दर्द सा महसूस हुआ। उसे यूं उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों को बारी बारी से चूम लिया, जिससे उसकी आंखों में बनी नमी आंसू बनकर बह गई। तुम मानो या ना मानो, तुम ही मेरी बीवी हो और वो से भी बढ़कर सुकून तो तुम मेरा हो। बीबी से भी बढ़कर सुकून तो तुम मेरा हो। कैसे मान लूं आपकी बातें जब सच मेरे सामने है? अति ने मासूमियत से कहा और उसकी आंखों में देखती रही। जसन भी उसकी आंखों में देख रहा था। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोला, तुम्हारी कसम, यह जसन सिंह शेखावत सिर्फ तुम्हारा है। कोई कुछ भी कहे लेकिन तुम मुझ पर यकीन करना। बहुत कुछ है तो मैं अभी तुम्हें नहीं समझा सकता, लेकिन समझ सको तो इतना जरूर समझ जाना कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। महसूस करना कभी हम दोनों के रिश्ते को। अगर दिल गवाह दे तो लबों में इनकार मत करना। उसकी बात सुन अति की आंखों में आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उन दोनों ने खामोशी से बाहर की आवाज़ को सुना तो नियति की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी, जो अति को दरवाजे खोलने के लिए कह रही थी। जैसे समझ गया था कि उसे बेड पर ना पाकर वो उसे ढूंढ रही होगी। अति की सांसें अटकने लगी। जसन को इस तरह उसके कमरे में होना मतलब फिर से चार बात बनेगी और उंगली उस पर ही उठेगी। ये सोचकर फिर से वो परेशान होने लगी, लेकिन जो भी हो उसे दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। इसीलिए वो दरवाजा खोलने के लिए उठने लगी, लेकिन जसन ने उसे रोका तो वो एकदम से उसकी गोद में आकर गिर गई। दरवाजा बाद में खोलना, पहले जो मैं करने आया था वो तो कर लूँ, जसन ने कहा और उसके माथे पर अपनी होठ रख दी। अति मासूमियत और प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। जाओ जाकर खोल दो। लेकिन आप ना जाने उसे एक डर भी था। वो नहीं चाहती थी कि अति उसे दोनों को एक साथ देखे। जसन ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, कहा ना बच्चे, दरवाजा जाकर खोल दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। उसकी बात सुनकर अति धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और जाकर दरवाजा खोल दिया। नीति दरवाजे पर खड़ी उसे घूरकर देखने लगी और बिना कोई शब्द कहे वार्निंग दी सीधा कमरे से अंदर आ गई। उसके पीछे रागिनी और मनीषा भी अंदर आई। नियति ने कमरे के अंदर आकर सब जगह अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन जिसे वो ढूंढना चाह रही थी वो शख्स उसके अंदर कहीं नहीं था। अति भी डरते डरते उसके पीछे पीछे अंदर आई, लेकिन जब जशन उसे भी कहीं नहीं दिखा तो वो हैरान रह गई। जशन जी कहाँ है? नियति ने चीखते हुए पूछा। जहाँ उन्हें होना चाहिए, अति बिल्कुल आराम से बोली, लेकिन उसकी खुद की नजरें फिलहाल जशन को ढूंढ रही थी। उसकी बात सुनकर नियति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो? कोशिश तो आप कर रहे हैं उन्हें यहाँ ढूंढने की, क्या है ही नहीं। पर कमाल की बात है, एक पत्नी होते हुए भी आपको आपके पति का ठिकाना नहीं पता। आपको मुझसे पूछना पड़ रहा है, पर अफसोस मैं उन्हें ढूंढने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अति ने व्यंग से कहा। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, रुकिए, जशन जी को मैं ढूंढती हूँ, मनीषा ने कहा और पर्दों के पीछे देखने लगी। देखो, आपको मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने हेल्पर तो साथ ही लाई हैं। अति ने मनीषा और रागिनी जी को देखकर कहा। अपनी बकवास बंद करो, रागिनी जी भी ऊंची आवाज में बोली। अति की बात सुनकर नियति का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अति की सांसें फिर से सूखने लगी थी। ये बंदा आसपास हो तो भी मेरी सांसें अटका देता है और ना हो तो भी चैन से सांस नहीं लेने देता। अति ने मन ही मन कहा। मैंने कहा ना जसन जी यहाँ नहीं है, आप मानती क्यों नहीं है? अति ने जल्दी से कहा, लेकिन नियति को यूं ही बाथरूम से बाहर आते देख तो उसकी होश बिल्कुल उड़ गई। आखिर ये आदमी गया कहाँ? हवा में फुर हो गया या धरती के अंदर कहाँ फैल गया?
आप यूं ही मुझ पर शक कर रही हैं। मैं सच में नहीं जानती जशन जी कहाँ है। मेरे सामने भोले बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों से तुम्हारा क्या मतलब है। जशन की आवाज़ कमरे में से दरवाजे पर गूंजी तो सबने पलट कर उसे तरफ देखा। उसे दरवाजे पर देखकर सबकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। नियति जल्दी से जशन की तरफ बढ़ी और उसे गले से लग गई। उसे यूं जशन के गले में लगते देख अति ने अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर मासूमी उतर आई थी। जशन ने नियति की बाजू को पकड़कर उसे खुद से दूर किया और बोला, मैं कब कहाँ हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम जैसी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बस आपको ढूंढ रही थी, नियति ने कहा और फिर से उसके गले में लगने को हुई। लेकिन जसन ने इस बार हाथ दिखाकर उसे खुद से दूर किया और बोला, पैर मेरे, घर मेरा, मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं मेरी मर्जी। तुम खुद पर ध्यान दो और खुद से ज्यादा अपनी जुबान पर। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। नियति हैरानी से खड़ी रही। हर चीज उसके हाथ से निकलती जा रही थी और हैरानी के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। उसे यूं देखकर रागिनी और मनीषा दोनों ने वहां से जाना ही बेहतर समझा। अति भी उसे देखते हुए बोली, जी जैसे आप ढूंढ रही थी, अब वो तो आपको मिल गए, अब आप जाकर उन्हें रस्सी से बांध लीजिए, कहीं फिर से उन्हें ढूंढने की नौबत ना आ जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, नियति ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा और अति की तरफ बढ़ी। उससे पहले उस पर हाथ उठाने लगी, लेकिन उससे पहले यति ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और बोली, ऐसी गलती से भी गलती मत करना। छोटी जरूर हूँ आपसे, लेकिन हाथ में भी दो हैं, हाथ मेरे भी दो हैं। नियति और अति दोनों ही एक दूसरे के सामने थी। जहां नियति की आंखों में गुस्सा, वहीं अति खुद को शांत रखते हुए उसे देख रही थी। अति ने एक झटके से नियति का हाथ छोड़ दिया और बोली, जाइए जाकर अपने पति को संभालिए, कहीं ये ना हो उन्हें कोई और संभालने लगे। बहुत अकड़ है ना तुम्हें, मैंने सोचा था तुम बेचारी हो, बेसहारा हो, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। जसन जी ने तुम्हें यहाँ रहने दिया तो मैं भी तुम्हें यहाँ रहने दूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम बेचारी और बेसहारा तो बिल्कुल नहीं हो। इसीलिए अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हें इस घर से बाहर निकालती हूँ, नियति ने अपने हाथ को बांधते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जिस दिन जशन जी ने खुद कहा कि मैं इस घर से चली जाऊँ, उसी दिन इस घर से ही नहीं, खैर छोड़ो, छोड़िए, जाइए, शायद जशन जी आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी वो बात अधूरी नियति की किसी सांस की तरह डस रही थी, लेकिन वो शांत रही और कमरे से बाहर आ गई। उसके जाने के बाद अति ने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से लगकर खड़ी होते हुए बोली, जिस दिन जशन जी ने खुद कहा कि मैं इस घर से चली जाऊं, उसी दिन इस घर से ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से भी चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। उसके बोलने पर ही नहीं कहने कहते उसकी आंखें नम हो गई। नियति वापस कमरे में आई तो जशन वॉशरूम में नहाकर बाहर आया और अभी टॉवल में ही था। उसने कपड़े पहनने शुरू किए तो नियति जल्दी से उसके पास आई और उसको उसके कपड़े पकड़ाने लगी। आप नाराज है मुझसे? अगर तुम्हें लग रहा है तो शायद हाँ, और नहीं लग रहा है तो फिर शायद ना, जसन ने जवाब दिया और उसके हाथों में पकड़े हुए कपड़े छोड़कर अलमारी में से दूसरे कपड़े निकालने लगा। उसे यूं खुद को नजरअंदाज करते देख नियति को गुस्सा आने लगा। फिर वो उसके करीब होकर बोली, आप उस बाहर वाली लड़की के लिए मुझे इस तरह से बात कर रहे थे, मुझे नजरअंदाज कर रहे थे? पहली बात तो अति कोई बाहर वाली नहीं, तुम्हें पहले दिन ही बताया था कि वो इस घर की सदस्य है। और दूसरी बात, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, जसन ने कपड़े पहनते हुए कहा और फिर आईने में सामने जाकर खड़ा हो गया। पर सदस्य होने के लिए उसके घर से कोई रिश्ता भी तो होना चाहिए ना, और जहां तक मुझे पता है कि वो आपकी कोई रिश्तेदार तो नहीं है, नियति ने कहा। तो जसन ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में आईना आई शक्ति देखकर ही नियति ने अपनी बात बदली और बोली, छोड़िए आप इन सब बातों को, पहले ये बताइए आप मुझे बाहर कब लेकर जा रहे हैं? मैं जब से घर आई हूँ तब से हमें अकेले में बिल्कुल समय नहीं बिताया, ना ही आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया। पहले तो हर रोज अब मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया करते थे। उसने ये बात शिकायत लहजे में कही तो जशन ने के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी तरफ पलटा और बोला, मैं तो वक्त बिताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं। तुम्हें तो अपना वक्त औरों के कमरे में दखल अंदाजी करके बर्बाद करना है। उसका यूं टोन सुनकर नियति के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाह या करना चाहती थी जिससे जशन उसे नाराज हो या उससे दूर हो। उसे वही जशन वापस चाहिए था जो आज से करीब 1 साल पहले उसे बेइंतहा प्यार करता था। एक बार जशन फिर से वैसा हो जाए जैसा उसे चाहिए, फिर उसके इशारे से अति इस घर से ही क्या इस दुनिया से चली जाएगी। सही कहते हैं आप, बहुत वक्त बाद हम दोनों के एक साथ हुए तो मुझे सिर्फ आप पर ध्यान देना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार लूंगी, नियति ने कहा और फिर से जशन के करीब होकर उसके गले पर बांधी टाइट ठीक करने लगी। जसन हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने कमरे से बाहर आया। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ते के लिए उसका ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन जसन की नजर अति को ढूंढ रही थी। उसे कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। अति कहाँ है? उसने बिना किसी की तरफ देखे रमा आंटी से पूछा। उसके इस सवाल से नियति की भुएं एक बार फिर से तन गई। मनीषा और रागिनी भी वही थी। आप नाश्ता कीजिए ना, वो भी आ जाएंगी, नियति ने कहा और जशन का हाथ पकड़ते को हुई, लेकिन उससे पहले ही रमा आंटी ने जवाब दिया, अति बिटिया तो थोड़ी देर पहले कॉलेज के लिए निकल गई और नाश्ता भी नहीं कर गई। उसके बाद जशन ने ना कुछ सुना और ना ही कुछ किसी से कहा, चुपचाप घर से बाहर चला गया। नियति हैरानी से उसे जाते देख रही थी। रमा जी वापस किचन में चली गई तो रागिनी अपनी जगह से खड़ी हुई और नियति के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में खींचती हुई ले गई। मनीषा तो एकदम हैरान रह गई, वो भी उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन तब तक रागिनी जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वाह क्या सीन चल रहा है, कहते हुए रागिनी ने तालियां बजानी रही थी। नियति गुस्से में उसे घूर रही थी। बहुत क्रूर था ना तुम्हें कि जसन तो अभी भी तुम्हारे लिए पागल है। अति क्या कोई भी हूर परी आ जाए, लेकिन जसन की जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। देखा अब क्या हो रहा है, तुम्हारी जगह तो उस 5 फुट 2 इंच ने तो तुम्हें तुम्हारी जगह से धक्का ही दे दिया।
आप मुझे ताना मार रही हैं, नियति ने दांत पीसते हुए कहा। तो रागिनी जी मुस्कुराई और बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें आईना दिखा रही हूँ कि जशन के जिस पागलपन पर तुम्हें क्रूर था, अब वही पागलपन तुम्हारे लिए नहीं किसी और के लिए बढ़ता जा रहा है। इससे पहले की बात पूरी तरह से हाथ से निकल जाए, सब कुछ अपने हाथ में वापस खींचना शुरू कर दो, वरना तुम बहुत पछताओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जशन सिंह शेखावत कल भी उस नियति के लिए पागल था और आज भी इस नियति के लिए पागल है, और कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में मेरी जगह नहीं ले सकती। आपको लगता है कि इस अति ने मुझे मेरी जगह छीन ली? हाँ, कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगा और फिर रुककर अपने दांत पीसते हुए बोला, गलतफहमी आपकी, जिससे मैं बहुत जल्दी दूर करूंगी। इस घर में और जश्न की ज़िंदगी में हमेशा मेरी हुकूमत रहेगी, और ये बात तब साबित होगी जब जश्न खुद उसे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकल लगे। आप बस देखती जाइए अब ये नियति अति की नियति को कैसे बदलती है। अब ये नियति अति को नियति को कैसे बदलती है। अति की गाड़ी कॉलेज पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली, एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसने उसका मुंह फेर लिया। बिना नाश्ता किए क्यों आई? मूड नहीं था मेरा। नाश्ता मूड से नहीं, भूख से किया जाता है, और कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया? जैसे ने उसे गाल पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे अपनी तरफ करते हुए कहा। अति ने नजरें घुमाकर अपने आसपास देखा, जहां पर सबकी नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। ये तो अच्छा हुआ जो वो दोनों बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे, वरना जश्न की हरकतें भी सबको साफ दिखाई देती। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी हरकतें मुझे साफ दिखाई दे रही हैं? आपने अभी तक लाइक नहीं किया। प्लीज़ यार दोस्तों, इतनी प्यारी स्टोरी है, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अति ने अपने आसपास देखा, जहाँ सबकी नज़रें उन पर थी, लेकिन बॉडीगार्ड से घिरे होने की वजह से वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरा खाने का मन नहीं था। मेरे खाने या ना खाने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? चाहिए आप अपनी बीवी के साथ नाश्ता कीजिए, उसने नाक सा सिकुड़ कर कहा। तो जशन का मन किया कि सब कुछ छोड़कर पहले वो उसका लाल होता नाक को चूम ले। फर्क नहीं पड़ता तो यहाँ नहीं आता, चलो मेरे साथ, पहले कुछ खा लो, उसने कहा, और अति का हाथ पकड़कर चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसने उसे अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, सब हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, जशन ने बड़े एटीट्यूड से कहा। लेकिन अगले ही पल उसका सारा एटीट्यूड धरे का धरा रह गया, जब अति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, सुबह अपनी बीवी से डर से चुप कर तो बड़ी जल्दी हो गई थी। बीबी से डर से छूमंतर तो बड़ी जल्दी हो गए थे। मतलब तुम चाहती हो कि जो भी सब सामने हो, मतलब तुम चाहती हो जो भी हो सब सामने हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि लुका छुपी का खेल खत्म हो। उसकी बात सुनकर जसन मुस्कुराया और उसे थोड़ा करीब होकर बोला, तुम्हारे चाहने वाला हूँ, और तुम्हारी ही चाहत पूरी ना करूँ तो क्या खाक मेरी पे चाहत। इतना कहकर ही उसने अति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। अति कुछ कह ना सकी, एक तो जशन की बातें और दूसरा वो कॉलेज में कोई भी इशू नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ साथ आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर ही में वो लग्जरियस होटल के सबसे आलीशान कमरे में थे। आप मुझे यहाँ कुछ खिलाने लाए हैं? अति ने कमरे को देखकर चौंकते हुए लेकिन व्यंग से पूछा। जशन ने अपनी जैकेट उतारी और फिर अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए बोला, अगर तुम्हारा मूड कुछ और है तो वो भी हो सकता है। उसे यूँ देख अति की सांसें सूखने लगी। उसका मूड तो छोड़ो, इस बंदे के मूड पर का कुछ पता ही नहीं कब क्या कर दे। क्या हुआ, मूड चेंज हो गया क्या? उसने उसके करीब बढ़ते हुए कहा, नहीं मतलब तुम्हें करना है? हाँ, मेरा मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अभी तो तुम्हारा मूड था? मैंने कब कहा मेरा मूड है? तुम्हारा मूड था तो ही तो तुम मेरे साथ यहाँ आई हो। मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ खाना खाने आई थी। तो बेबी डॉल, मैं भी तो ब्रेकफास्ट करने की ही बात कर रहा हूँ। अब उसी ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, तो वो एकदम से चौंक गई। उसकी सांसें रुकने लगी थी। धत तेरी की, वो क्या सोच रही थी और जसन क्या कह रहा था, ये सोचकर अब वो पूरी तरह से शर्म से लाल होने लगी। उसे यूँ लाल होता देख जशन मुस्कुराया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर बोला, जिस मूड की बात तुम कर रही हो वो मूड तो मेरा हमेशा ही होता है, लेकिन उसके लिए अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बेबी डॉल, आई वेट टू गो ग्रेजुएशन विथ माई वुमेन, नोट 17 साल की बच्ची। मैं बच्ची नहीं हूँ, अति खिंचकर बोली। अभी पूरा पूरा करूँ मैं? वो उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला। तो अति कांपते हुए चिल्लाई, हाँ हाँ हूँ मैं बच्ची, छोटी बच्ची ही हूँ मैं। जसन रुक गया और मुस्कुराया, उसकी तरफ देखने लगा। तो वो झिझकते हुए बड़बड़ाई, ठरकी इंसान, सारी ठरक तुम पर ही निकलेगी। वो भी बड़बड़ाया और फिर खाना ऑर्डर करने लगा। थोड़ी देर में उनका नाश्ता आ गया तो जशन ने खुद अति को अपने हाथों से खिलाया। उसका ये हरकत तो अति को पसंद थी, उसका मनाना, उसका प्यार जताना, उसकी केयर करना, बस इन्हीं बातों से तो वो उसे दूर नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद दोनों होटल रूम से बाहर आए और उस गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। जैसे ही अति को कॉलेज के बाहर ड्रॉप किया, वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। अति कॉलेज में आए तो आज कल से भी ज़्यादा घूरती हुई नज़रों से उसके ऊपर थी। हर कोई लगभग उसे घूर ही रहा था और उसे घूरते हुए ही बातें भी कर रहा था। उन सबको इग्नोर कर अति अपनी क्लासेस लगाने लगे। थोड़ी देर बाद वो फ्री हुई तो बाहर गार्डन की तरफ आ गई। तभी एक लड़की अचानक से उसके सामने आई और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हेलो, आई एम सोनी, वो जो सुबह तुम्हारे साथ खड़े थे, तुम्हारे बड़े भाई हैं। क्या तुम्हें भी उनकी बहन बनाना है? क्यों, तुम्हें भी उनकी बहन बनना है? अति बड़बड़ाते हुए बोली। मतलब अति ने उसके हाथ मिलाया और बोली, मेरा नाम अति, नाइस टू मीट यू, लगता है तुम इस कॉलेज में नहीं हो, आओ मैं तुम्हें अपने ग्रुप से मिलवाती हूँ, उसने कहा और लगभग उसे खींचते हुए वहाँ से ले गई। हेलो गाइस, इसे मिलो, यह है हमारे कॉलेज की न्यू एडमिशन अति, सोनिया लगभग चिल्लाते हुए बोली।
उसने सामने 5-7 लड़कियों का ग्रुप बैठा हुआ था। हर कोई उसे अजीब सी नज़रों से घूरा था, लेकिन सब ने मुस्कुराते हुए ही उसे हाय हेलो किया। अति को भी वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो दूर से ही सबको हाय हेलो कर वहाँ से जाने लगी। ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे सीनियर हैं हम, थोड़ी बहुत रैगिंग तो होनी चाहिए, एक लड़के ने कहा। तो अभी अभी वहाँ आया था और उसके पीछे ही 3 लड़के और 2 लड़कियाँ थी। वो लोग कॉलेज के स्टूडेंट कम और किसी म्यूजियम में घूमने के लिए आए ज़्यादा लग रहे थे। क्यों, सीनियर हो तो कुछ भी करोगे? मुझे नहीं करना कुछ भी, अति ने बिना डरे जवाब दिया और फिर से वहाँ से जाने लगी। लेकिन उस लड़के अक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और वापस खींचकर उसकी कलाई को अपनी पीठ पर लगा दिया और बोला, एटीट्यूड वो भी अक्सर अक्सर सिंगानिया के सामने? छोड़ो ना अक्सर, ये सुबह वाली लड़की है। अक्सर के पीछे खड़ी लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़के ने कहा। अति घूरते हुए उन सबको देख रही थी। दूर खड़े बॉडीगार्ड ने भी जब ये सब देखा तो जल्दी से जशन को फोन मिलाया। जशन ने उसे फोन पर कुछ कहा तो बॉडीगार्ड बस चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। सुबह वाली हो या शाम वाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी रैकिंग तो होकर ही रहेगी और इसकी रैकिंग भी मैं खुद पर्सनली करूंगा, अक्षर अति के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। हाथ छोड़ो मेरा, अति ने बेहद गुस्से में कहा तो अक्षर मुस्कुराया और फिर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, तो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ से जाने की परमिशन तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरे दिए हुए टास्क कंप्लीट करोगी। और तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा, वो भी मेरे लिप पर। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर इशारा करते हुए कहा तो अति ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अक्सर के पीछे खड़े ग्रुप में से एक लड़की मोना हाई हील्स पर डगमगाते हुए आगे आई और अक्सर के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अक्सर बेबी, हाउ कैन यू किस हर, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अक्सर ने गुस्से से कहा तो उस लड़की ने उसके कंधे पर अपना हाथ हटा लिया और बोली, हाँ मतलब नहीं, ये है कॉलेज, तुम्हारे बाप का तो नहीं है ना? अक्सर फिर से गुस्से से उसे देखते हुए बोला। तो मोना इस बार तो बिल्कुल ही खामोश हो गई। अक्सर ने फिर से अति की तरफ देखा और बोला, कंप्लीट योर टास्क, अदरवाइज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, प्लीज मुझे सजा मत देना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, अति ने डरते हुए कहा और फिर आगे बोली, पर मैं तुम्हें देखते हुए तुम्हें किस नहीं कर पाऊंगी, प्लीज तुम अपनी आंखें बंद कर लो। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। सब उसे हैरानी से इसलिए नहीं देख रहे थे कि उसे किस करने के लिए हाँ कह दिया, बल्कि इसलिए देख रहे थे कि आज सुबह जिस तरह से वो लग्जरी गाड़ी में कॉलेज आई, फिर उसके आसपास बॉडीगार्ड का घेरा लगा हुआ था, फिर वो दुनिया की सबसे महंगी कार में बैठकर यहाँ से गई और फिर वही कार उसे वापस ड्रॉप करने भी आई। किसी की उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा हार मान लेगी और टास्क के लिए मान जाएगी, लेकिन अक्सर तो फिलहाल खुद को दुनिया का राजा समझ रहा था और उसे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने होठ अति की तरफ बढ़ा दी। अति भी मुस्कुराई और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। सभी स्टूडेंट उसे यूं ही देख कर बातें बनाने लगे और उसे बॉडीगार्ड की भी आंखें फैल गई, लेकिन फिर सबकी शांति ऐसे पसरी जैसे सर्दी में कोहरा। अक्सर जिसके होठ को अति के होठों का तलब थी, उसके गाल पर एक बेहद झन्नाटेदार थप्पड़ मिली। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली तो अति उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी और बाकी सभी बॉडीगार्ड भी अपने मुंह पर हाथ रखे उस पर हंस रहे थे। खुद को कॉलेज का डॉन कहने वाले आज एक लड़की से पिटा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अक्सर सिंगानिया को थप्पड़ मारा। अक्सर गुस्से से कर जा, लेकिन अति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, सुबह वाली या शाम वाली पता नहीं, लेकिन उम्मीद है इस थप्पड़ वाली को अब तुम हमेशा याद रखोगे। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ी। उसे आगे जाते देख बॉडीगार्ड्स भी मुस्कुराए, क्योंकि जशन ने उसे फोन पर यही कहा था कि उसकी बेबी डॉल छोटे मोटे मच्छरों को तो अपने हाथों से ही मसल देगी। या तो मैं रखूंगा, लेकिन तुम्हें भी भूलने नहीं दूंगा। अक्सर ने उसे जाते हुए देखा और गुस्से में कांपते हुए कहा, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अति ने सही किया उसे थप्पड़ मारकर? क्या आपने भी कभी कॉलेज में किसी को थप्पड़ मारा है? तो जल्दी से हमें हार्ट कमेंट कीजिए, और या थप्पड़ खाई है तो डबल हार्ट कमेंट कीजिए। शाम होते होते अति वापस घर पर आई, लेकिन जैसे ही वो घर पर आकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी, उसे मनीषा जी और रागिनी जी की बातें सुनाई दी, जो जशन और नियति के बारे में ही बातें कर रही थी। नियति के बारे में कुछ भी सुनने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जशन का नाम सुनकर उसकी कदम रुक गई। आज तो जेठ जी नियति जी को खूब शॉपिंग करवाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करवाते थे। अरे जशन जी तो नियति को एक एक चीज़ अपनी पसंद की दिलवाते थे, लेकिन दोनों हाथों से उस पर पैसे लुटाते थे। कितने ही शौक और कितने ही प्यार से हर चीज़ उसे के लिए खरीदते थे। फिर शॉपिंग के बाद कितना वक्त उन्होंने साथ में बिताए थे। लगता है आज जशन जी का मन था नियति के साथ अकेले में वक्त बिताने का, इसीलिए तो फ़ोन करके उसे ऑफिस भी बुला लिया और उसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। अब बात तो थी ये कि नियति मैडम खुद ऑफिस गई है लंच के बहाने, ताकि जशन पर अपना जादू चला सके, लेकिन रागिनी और मनीषा कहाँ पीछे रहने वाली। आग लगाने में उन्होंने तो लगा दी ताली और जल रही है हमारी बेचारी अति। उन्होंने तो लगा दी तिली और जल रही है हमारी बेचारी अति, जो पैर थके होने के कारण धीमे धीमे चल रही थी। अब वो जल्दी से सीढ़ियों पर पड़ी और कमरे में जाकर जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, रागिनी और मनीषा दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। वहीं दूसरी तरफ जशन अपने ऑफिस में केबिन में बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था कि उसकी केबिन का दरवाजा खुला, जिसे में नियति एक रेड कलर की साड़ी डीप कस्ट स्लीवेज ब्लाउज पहने और चेहरे पर न्यू मेकअप के अंदर आई। और उसे ऑफिस में देखकर जशन को कुछ ज़्यादा ही हैरानी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वह चौंकते हुए बोला, तुम यहाँ? चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नियति उसकी चेहरे के करीब आई और बोली, आज आप सुबह बिना नाश्ता किए ही ऑफिस आ गए, तो सोचा आपके लिए लंच ले जाऊं। आप बेशक बदल गए हैं, लेकिन मैं तो अभी भी वही हूँ जिसे आपके खाने ना खाने से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी फिक्र हो रही थी, बस इसीलिए चली आई। मैं जानता ही था तुम्हें मेरी फिक्र हो रही होगी। तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली, पर सॉरी, सच कहा तुमने, शायद मैं ही बदल गया हूँ, तभी तो मैंने
खाना भी खा लिया और तुम्हें बताया भी नहीं। उसकी बात सुनकर नियति फिर से मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, वैसे मेरे यहाँ आने का एक और कारण भी है कि मैं आपके साथ अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। आपको याद है आप पहले मुझे कितनी शॉपिंग करवाते थे? चलिए ना मेरे साथ, हम दोनों के लिए थोड़ी शॉपिंग करने चलते हैं और फिर थोड़ी टाइम साथ में भी बिता लेंगे। मैं जब से वापस आई हूँ तब से ही हम दोनों दूर दूर रहने रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, जसन ने मुस्कुराकर कहा और अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसे इतनी जल्दी मानते देख नियति हैरान रह गई, लेकिन वो भी कुछ थी, कम से कम जशन इतना भी नहीं बदला कि उसकी कोई बात ही ना माने। अब तो बस जल्दी वो फिर से वैसा बन जाए जैसा वो चाहती थी, तो सब ठीक हो जाए, ये सोचते हुए वो अंदर ही अंदर खुश हो से नाच रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक मॉल में थे। भले ही वो दोनों साथ घूम रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों कहीं कहीं से भी एक कपल की तरह नहीं लग रहे थे। जशन नियति से थोड़ी दूरी बनाकर ही चल रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो अपने उसके फ़ोन पर था, जिसमें अति का गुस्से से भरा मैसेज उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। घूमिए घूमिए अपनी बीवी के साथ, जहाँ पर घूमना है घूमिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सुबह मेरे साथ होते हैं तो शाम किसी और के साथ होते हैं और रात किसी और के साथ। बस बातें बना कर मुझे चुप करवा देते हैं, लेकिन अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। आपको जिसे जो दिलवाना है दिलवाइए, जिसके साथ जितना वक्त बिताना है बिताइए, क्योंकि मैं ना ही आपका इंतजार कर रही हूँ और ना ही मैं मरे जा रही हूँ आपके साथ शॉपिंग करने के लिए। हाँ नहीं तो उसने इस हाँ नहीं तो ने तो लगभग उसकी जान ही लूट ली थी। वहीं दूसरी तरफ अति गुस्से में एक गाड़ी में बैठी थी, क्योंकि रमा आंटी ने उसे तैयार होकर बस गाड़ी में बैठने के लिए यहाँ कहकर कि उसे कॉलेज के किसी काम के लिए उसे कहीं जाना है, ऐसे मैसेज जशन ने उसे हाथों भिजवाया है। इस बात पर भी अति को गुस्सा आ रहा था कि खुद उसे फ़ोन पर मैसेज करने के बजाय उन्हें बस किसी और को बोल दिया। लेकिन फिर ये सोचकर कि शायद कोई जरूरी काम हो, वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही गाड़ी मॉल के बाहर आकर रुकी, उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। मतलब इस बंदे को एक साथ दो बंदियों को घुमाना है और झूठ भी बोलना है। गुस्से में लाल हुई नाक लेकर वो चुपचाप एक बॉडीगार्ड के साथ मॉल के अंदर की तरफ बढ़ गई। सामने उसे नियति दिखाई दी। उसे नियति को देखकर जलन भी महसूस होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते थे, जबकि अति तो जशन को मुकाबले बहुत छोटी थी। अति को सामने देखकर नियति के चेहरे का रंग उड़ गया, और जब जशन की मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो उसकी मुट्ठियां कस गई। उसके एक्सप्रेशन देखकर ही जशन को पता चल चुका था कि वो गुस्से में आग बबूला होते हुए आई है, और इससे पहले कि सारा गुस्सा मॉल में ही सबके सामने उस पर से निकाले, वो अति को लेकर एक लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अति एकदम से हैरान रह गई। उसने सोचा भी नहीं था जशन उसे यूं सबके सामने खींचते हुए ले जाएगा, इसीलिए वह ना ही उसे रोक पाई और ना ही उसे अपने कदम मुंह को। नियति खुद गुस्से में उन दोनों को जाते देख रही थी, और वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते रह गई। जशन ने लिफ्ट के अंदर आते ही टॉप फ्लोर का बटन दबाया और अति को लिफ्ट के से लगाकर उसके ऊपर झुक गया, जहां जशन मुस्कुरा रहा था। लेकिन अति को तो अब तक सांसें ही नॉर्मल नहीं हुई थी। बंदा है या तूफान, जब भी आता है जोर से ही आता है। सुना है आज किसी के गाल को तुमने अपनी झन्नाटेदार थप्पड़ से लाल कर दिया। जैसे ही जसन ने कहा, अति की तेज दौड़ती सांसें एकदम से रुक गई, लेकिन फिर भी वह उसे घूरते हुए बोली, तो कोई मुझसे होठों पर किस मांगे तो और क्या किस करके चली आऊँ? अच्छा, और अगर वही किस मैं मांगू तो? जसन ने शरारती अंदाज में कहा। तो अति उसे देखती रह गई। अब वो इस बंदे का क्या जवाब दे, ना ही कह सकती थी और ना ही वो बस चुप रह गई और अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए नजर नीचे कर ली। जसन मुस्कुराया और बोला, बोलकर जवाब देती तो मजा आ जाता, लेकिन ये खामोशी भरा जवाब भी अच्छा था। पर बेबी डॉल, मैं किस मांगता नहीं हूँ, बिकॉज दिस लिफ बिलोंग टू मी ओनली। उसने इतना ही कहा तो अति ने बेतास धड़कते हुए दिल के साथ उसकी तरफ देखा, और अगले ही पल जसन ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची तो बिना देरी के ग्राउंड फ्लोर पर का बटन जसन ने प्रेस किया, पर अति के होठ को नहीं छोड़ा। अति के होठ को सहज समझ वो किसी भंवरे की तरह पूरा शिद्दत से चूम रहा था। अति तो वैसे भी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी, तो अपने होठों को कैसे करती, जो जशन के होठों से मिलते ही बस उसी में खो जाते हैं। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे तो वाले हुए तो उसने उसके होठों को छोड़ा। अति हाँफते हुए सांस ले रही थी, लेकिन नाक की जगह अब एकदम सुर्ख लाल होठ देखकर जशन जी कुछ चैन पड़ गया था। दोनों जैसे ही लिफ्ट के बाहर आने के लिए आगे बढ़े, सामने नियति गुस्से में उन दोनों को घूर रही थी। जशन और अति लिफ्ट से बाहर आए तो अति के होठों के सुर्ख और शर्म से चाशनी में डूबे गाल को बता रहे थे कि दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। दोनों ने जैसे ही बाहर कदम रखा तो सामने नियति उसे गुस्से में घूर रही थी। नियति को जो देखकर अति ने गुस्से और नाराजगी से जशन की तरफ देखा। वो भी भूल ही गई थी कि वो इस बंदे के से गुस्से में है, लेकिन अब नियति को देखकर उसका शांत गुस्सा भी फिर से भड़क उठा था। क्या है ये सब? मैं सोच नहीं सकती थी कि आप मेरे ही सामने इस लड़की को लिफ्ट में कैसे ले जा सकते हैं। मैं यहाँ आपके साथ वक्त बिताने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप का वक्त आजकल किसी और के लिए ही है। मुझे क्यों यहाँ छोड़कर आप इसे लिफ्ट में अकेले किस लिए लेकर गए थे? नियति गुस्से में पूछ रही थी। उसकी बात सुनकर जशन के एक्सप्रेशन चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक एटीट्यूड के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डाले और बोला, क्या किसी के साथ लिफ्ट में जाना गलत है? मैं सोच भी नहीं सकता तुम मुझे ऐसे सवाल करोगी। अति की ड्रेस की जिप खुली थी और मुझे उस वक्त और कुछ नहीं सूझा, इसीलिए मैं उसकी ड्रेस ठीक करने के लिए उसे लिफ्ट में ले गया। अब अगर इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बेशक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये लड़की यहाँ पर आई ही क्यों?
इसे आपने ही बुलाया होगा। नियति अभी भी गुस्से में ही बोल रही थी, लेकिन अति तो हैरानी से गुस्से से जशन को ही देख रही थी। ये बंदा नहीं सुधर सकता, झूठ बोलने भी में तो इतना पीएचडी कर रखी है और ना चाहते हुए भी उसे उसके झूठ में शामिल होना पड़ता है। हाँ बुलाया है, और मुझे कब किसे कहाँ बुलाना है मुझे नहीं लगता कि इसकी इजाज़त मुझे किसी और से लेनी पड़ेगी। और अगर तुम्हारी शॉपिंग करनी है तो करो, वरना ड्राइवर के साथ घर चली जाओ। मुझे अति को शॉपिंग करवानी है, जशन ने बिल्कुल नॉर्मल होकर कहा। तो नियति हैरानी से उसे देख रही थी। क्या ये वही जशन है जो उसका दीवाना था, उसके लिए पागल था, उसके एक बोल पर दुनिया पलटने के लिए दावे करता था? आज खुद ही अपनी बात से पलट गया। जशन का ये एटीट्यूड देखकर नियति अपने गुस्से पर आपा खो रही थी। उसने उसके सामने जशन उसे नहीं अति को इंपॉर्टेंट दे रहा था, ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसे एक नज़र गुस्से में जशन और अति की तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तुम बताओ, अब शॉपिंग करनी है या कुछ और मूड है? जशन ने अब अति की तरफ देखा और कहा। तो अति ने उसे और ज्यादा गुस्से में देखा। फिलहाल तो जो हरकत आपने की है उसके बाद मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, उसने भी गुस्से में कहा और खींचते हुए वहां से चली गई। उप, तुम्हारे ये नखरे यही तो जान निकालते हैं, जशन ने कहा और फिर उसके पीछे पीछे भी बाहर आया। अति जिस गाड़ी में आई थी वो उसी गाड़ी की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही वो अंदर बैठने लगा किसी ने अचानक उसे अपनी गोद में उठा लिया और जोर जोर से हाथ पैर मारने लगी। लेकिन जशन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वहां पर खड़े सभी लोग उन्हें देखते रह गए, लेकिन जशन को किसी बात की परवाह नहीं थी। आप पागल हैं क्या? नहीं, पर पागलपन करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे इस वक्त अपनी गोद में नीचे उतारिए, अति चिल्लाते हुए बोली। लेकिन जशन उसे लेकर आगे बढ़ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम आई बेशक अकेली थी, लेकिन जाओगी मेरे साथ, जशन ने कहा और उसे अपनी गोद में नीचे उतारा, क्योंकि वो दोनों उसकी गाड़ी तक पहुंच चुके थे। अति ने उड़ते हुए उसे देखा और बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, कहीं जाना तो दूर, मुझे आपके साथ बात भी नहीं करनी। आपसे ज्यादा झूठा बंदा मैंने आपकी जिंदगी में नहीं देखा। एक तरफ आपको मेरे साथ वक्त बिताना है और दूसरी तरफ आपको नियति जी को भी नाराज नहीं करना। एक तरफ आप मुझ पर हक जताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको नियति जी भी चाहिए। मुझे भी आप कहते हैं पर बीबी आपकी नियति जी है। आखिर चाहते क्या हैं आप? पर छोड़िए, मुझे क्या लेना देना, आप जो भी चाहिए आप अपनी बीबी के साथ करिए। मैं आपको रोकने वाली कौन हूँ? लेकिन कम से कम मेरे जज्बातों के साथ मत खेलिए। मेरी बेबी डॉल इतने बड़े बड़े शब्द बोलना सीख गई। उसका जवाब सुनकर अति खिंच गई और खिजकते हुए ही बोली, आपका मजाक सूझ रहा है तो तुम ही बताओ ना, तुम क्या चाहती हो? मैं अति कुछ कहने को हुई, लेकिन फिर चिल्लाकर खामोश हो गई और जशन को साइड से निकलने लगी। लेकिन जशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार से लगा दिया। अति ने उसके चेहरे की तरफ देखा। मिस्टीरियस लुक के साथ वो हल्का मुस्कुराकर रहा था। जशन की उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मेरी बेबी डॉल जो चाहती है वो उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे। लेकिन अफसोस, मेरी बेबी डॉल मुझे नहीं समझती। खैर, अब तुम जब चाहती हो कि इस खेल को खत्म कर दिया जाए तो यही सही। दुनिया का कुछ बताना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन मेरी बेबी डॉल अगर किसी बात से नाराज हो रही है तो उसकी नाराजगी दूर करना जरूरी है। उसकी बात अति को कंफ्यूज कर रही थी। आखिर क्या करेगा अब वो? क्या ये बंदा उसकी जान लेने पर तुला है? अब चले, जशन ने गाड़ी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तो अति ने ना में सिर हिलाया और अपनी मासूमियत से बोली, मुझे शॉपिंग करनी है। उसकी इस अदा पर जशन मुस्कुराया और हल्का सा फिर से आगे झुकते हुए बोला, तुम हुक्म तो करो मेरी जान, अपनी जान तुम्हारे नाम कर दूं। उसकी बात सुन अति के मुंह बिचकाया और बड़बड़ाई। बस बातें ही आती हैं, और बड़बड़ाते हुए ही वो अंदर की तरफ चली गई। इसके बाद तो अति आगे आगे, जशन उसके पीछे पीछे। अति एक शॉप के अंदर आई और ड्रेस देखने लगी। जशन जानबूझकर उसे थोड़ी दूर रख रहा था। अति जिस शॉप पर जाती वो एक क्लॉथ ब्रांड था जिसकी एक एक ड्रेस लाखों में थी। अति ने प्राइस टैग देखा तो एकदम हैरान रह गई। उसे यूं चौंकते देख सेल्समैन ने उसे पूछा, क्या सच में आपको कपड़े खरीदते हैं? क्यों? और ये यहाँ तुम्हारे साथ टाइम पास करने आई हूँ। अति ने व्यंग से कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप यहाँ की एक भी ड्रेस अफोर्ड कर सकती हो, उस सेल्समैन ने कहा और हंसने लगा। उसका हंसना अति को बुरी तरह से चिढ़ा गया। वो मुंह बनाते हुए जशन के पास गई और उसके बात करने लगी। उससे जशन के पास जाते देख ही सेल्समैन के चेहरे की हवाइयां उड़ गई, क्योंकि उसने अभी तक जशन को यहाँ देखा ही नहीं था। मुझे अभी इस वक्त सोप खरीदनी है। मुझे नहीं पता, जो मर्जी कीजिए, लेकिन अभी इसी वक्त मुझे ये सोप खरीद कर दीजिए, अति ने बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। उसकी इस उटपटांग हरकत पर जशन हैरान रह गया। वहां पर खड़े और दो सेल्समैन भी अब उसे हैरानी से देख रहे थे। पर हुआ क्या? जशन ने सवाल किया तो अति और ज्यादा खिंच गई और खिंचते हुए बोली, बस पता लग गया मुझे, आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते। अगर करते तो मुझे ये सोप खरीद कर दे देते। अभी बाहर तो जान मेरे नाम करने की बात कर रहे थे और यहाँ आते ही बदल गए। वो सेल्समैन जो अभी तक अति पर हंस रहा था वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, माफ कर दीजिए मैम, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइए मैं आपको दोबारा सारी ड्रेस दिखा देता हूँ। तुम तो बात ही मत करो मुझसे, अति ने गुस्से से कहा और फिर जशन की तरफ देखकर रोनी सी सूरत बनाकर बोली, आपको पता है इसने मुझे क्या कहा? कि मेरी औकात ही नहीं यहाँ से कुछ खरीदने की, मैं यहाँ की एक भी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। जशन उसकी बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, लेकिन सामने वाले खड़े सेल्समैन को देखकर उसे गुस्से भी आ रहा था। अति फिर से उस सेल्समैन की तरफ पलटी और बोली, तुम्हें पता है मेरे साथ आया ये बंदा कितना अमीर है? खड़ा खड़ा तुम्हें भी खरीद ले, क्योंकि इनका तो पूरा बिजनेस है लोगों को खरीदने, और तुम्हारी ये दुकान तो यूं चुटकी में खरीद लेगा। उसने चुटकी बजाते हुए ही कहा, मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं। जसन ने अति को अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम्हें जो जो ड्रेस पसंद है सिलेक्ट करो। मैं तो कहता हूँ पूरी सोफी घर पर ले चलो। सिर्फ सोफी क्यों, पूरा मॉल ही घर पर ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरी बेबी डॉल ये पूरा मॉल तुम्हारे इस बंदे का ही है। अति ने सुना तो हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल उसकी बात सुनकर जसन ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि अति उसे अंगुली दिखाते हुए बोली, वाह बेटा, इतनी बड़ी चालाकी की। पैसा बचाने के लिए
मुझे खुद के ही मॉल में ले आए। मैंने सोचा भी नहीं था आप इतने कंजूस होंगे। जाइए, आप मुझे आपके साथ शॉपिंग करनी ही नहीं। इतना कहकर वो वहां से बाहर चली गई। बेचारा सेल्समैन तो उसकी बात सुनकर बेहोश होते होते बचा। जसन मुस्कुराकर उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी ये बच्ची मासूम भी नहीं, थोड़ी क्रेक भी है, लेकिन वो संभाल लेगा, ये सुकून उसके चेहरे पर था। वो भी उसके पीछे पीछे ही स्टोर से बाहर निकलने लगा, लेकिन फिर जल्दी से मुड़ा और उस सेल्समैन के पास आकर उसने एक झन्नाटीदार थप्पड़ देते हुए बोला, अति जशन सिंह शेखावत नाम है उसका, ऐसे 70 ब्रांड जिसकी जेब में है। उस जशन सिंह शेखावत पर हुकूमत चलती है, उसकी जशन सिंह शेखावत पर हुकूमत चलती है। उसी की शॉप का तो पता नहीं, लेकिन जशन को परेशान करके अति को मजा आ गया था, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए बाहर आ रही थी कि एकदम से एक आदमी से उसकी टक्कर हो गई। लेकिन उस आदमी को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे सामने से एक शख्स आता दिखाई दिया। अनजाने में वो शख्स उससे ही टकरा गया। उसे देखते ही अति के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन शायद वो शख्स उसे अच्छे से पहचान नहीं पाया। वो शख्स और कोई नहीं, नवीन जोशी था। वही नवीन जोशी जिसके पास अति को कालिंदी के कोठे में पहली बार 50 लाख रुपए में बेचा गया था। वो शख्स संभलता उसे पहले ही अति के पीछे पीछे आया और उसे यूं सुना खड़ा देखकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बेबी डॉल घर चले, अब यहाँ पड़ोसी वाले शॉपिंग मॉल भी चाहिए आपको। उसे अपने करीब महसूस कर अति ने अपना चेहरा उसकी सीने में छिपा लिया और उसकी पीठ पर अपनी बाहें कस दी। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और डर में ये भी नहीं समझ पाई कि नवीन जोशी तो उसे पहचाना ही नहीं, क्योंकि उस दिन उसका चेहरा घूंघट में था। लेकिन जशन की आवाज़ और उसकी पीठ देखकर नवीन जोशी उसे पहचान गया और उसके साथ एक लड़की, और वो भी उस उम्र की और उस कदकाठी की ही देखकर उसे शक हो गया और अपना शक पूरा करने के इरादे से वो एक बार पीछे की तरफ घूम गया ताकि जशन की नज़रों में ना आए और खुद उसे देख सके। जशन ने अभी तक नवीन को नहीं देखा था, इसीलिए उसे अति के इस बर्ताव को समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसकी बेबी डॉल उसकी तरह ही कब क्या कर दे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इसीलिए वो यूं ही बाहों में लिए खड़ा रहा। बेबी डॉल, अगर ऐसे यूं ही मुझे लिपटी रहोगी तो आई विल लॉस मी कंट्रोल, और फिर तुम तक पूरी तरह तुम्हारे होठ का रस पी लूंगा, चैन नहीं आता मैं। जसन ने कहा तो अति ने उसे अलग होकर उसकी तरफ देखा। उसके सीने से लगकर ही उसका सारा डर भाग चुका था। उसकी आंखों में शर्म और गालों पर हया की लाली ही सब कुछ बयां कर गई। उसे तो कुछ वो बस एक बार फिर से उसके सीने से लग गई। लेकिन इसी बीच नवीन जोशी की नजरें अति के चेहरे पर टिक गई और उसे देखते ही एक बार फिर उसकी आंखों में हवस बनने लगी थी। वो बेशर्मी से मुस्कुराया। वो तो जशन सिंह शेखावत कोठे वाली पर फिदा हो गए, पर कसूर उसका भी नहीं। जब खूबसूरती ऐसी हो तो कोई भी दीवाना हो जाए। उस दिन तो तुम इस लड़की को मुझसे बचाकर ले गए, लेकिन अब इसे देखने के बाद तो मैं खुद ही नहीं रोक पाऊंगा। इस लड़की को अब किसी कोठे की वेश्या नहीं, मैं अपनी रकेल बनाकर रखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि हर जगह पर जशन सिंह शेखावत की हुकूमत नहीं चलती। बेबी डॉल गोद में उठाकर ले चलूं? जसन ने कहा तो अति एक बार फिर से उससे अलग हुई और फिर मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। उसे यूं मुंह बनाकर जाते देख जसन बड़बड़ाया, लगता है मेरी बेबी डॉल का दिमाग कभी कभी सरक जाता है, और फिर उसे पीछे पीछे बाहर आया। ड्राइवर गाड़ी लेकर तैयार खड़ा था। दोनों गाड़ी में बैठकर शेखावत मिशन के लिए निकल गई। अति पूरे रास्ते मुंह बनाए बैठी रही। जसन ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे उसका रूठना भी अच्छा लग रहा था। गाड़ी शेखावत मिशन पहुंची तो अति जल्दी से घर के बाहर अंदर भाग गई, जबकि जशन किसी से फोन पर बात कर रहा था। घर के अंदर आकर जैसे ही अति अपने कमरे में जाने लगी तभी उसे मनीषा और अग्नि जी हॉल में बैठी दिखाई दी और उसे घूरते हुए देख रही थी। तभी एक नौकर आया और उसे आगे फ्रूट सलाद रखकर चला गया, लेकिन वो दोनों उस फ्रूट उठाकर खाती उससे पहले ही अति ने वो प्लेट उठाकर अपने हाथों में ले ली और फिर फ्रोक के साथ एप्पल खाते हुए बोली, कोई किसी को बेहद दुनिया जहां खरीद कर दे दे, लेकिन प्यार की बराबरी नहीं हो सकती। जो किसी और को मिल रहा है वो मुझे चाहिए ही नहीं, जो मुझे मिलता है वो किसी और को मिल ही नहीं सकता। रागिनी और मनीषा दोनों ही उसकी हरकत देखकर और उसकी बातें सुनकर उसे गुस्से से देख रही थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही जशन अंदर आ गया, जिसे उन्हें अपने गुस्से को पीना पड़ा। अति भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। जशन भी अपने कमरे में आया, जहाँ नियति गुस्से में आग उबला होते हुए उसी का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि जशन जब कमरे में आएगा तो उससे गुस्सा देखकर उसे मनाने की कोशिश करेगा और तब वो उस पर अपना हक जताते हुए उसे अति को यहाँ से निकालने की बात करेगी। लेकिन जब जशन कमरे में आकर भी बिना उसकी तरफ देखे कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में घुस गया तो उसे सारे ख्वाब बनकर ही रह गई। वो फिर भी खुद को शांत रखकर उसके बाथरूम से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब जशन बाहर ही नहीं आया तो बिना उसे बताए बात किए ही डिनर करने के लिए नीचे आ गई। अति भी उसी वक्त नीचे आ रही थी। आज फिर मनीषा जशन के बैठने के बाद जल्दी से उसके पास बैठने को हुई, लेकिन उसी वक्त अति ने कुर्सी पीछे खींच ली, जिसे मनीषा नीचे फर्श पर जाकर गिरी। उसके गिरते देख रागिनी जी अचानक से हंसी निकल गई। कितना नीचे गिरेंगी आप? अति ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। वो मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रही थी। जसन अभी भी बिल्कुल एक्सप्रेशन चेहरे लिए बैठा था, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी बेबी डॉल की हरकतों पर उसे हंसी आ रही थी। नियति भी उसकी वक्त वहां आई और मनीषा को यूं नीचे जमीन पर गिरे हुए देख अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सबको यूं खुद पर हंसता देख मनीषा गुस्से में तिलमिलाई और उठी और अति की तरफ पलट कर उसे गुस्से में कुछ कहने को हुई, लेकिन उसी वक्त जशन की आवाज वहां गूंजी, जिसे खाना खाना है वो आराम से बैठ जाइए और जिसे बैठने में दिक्कत है वो अपने कमरे में चला जाए, खाना उसके कमरे में भिजवा दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर मनीषा और ज्यादा खिंच गई और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। नियति वहां बैठने को हुई। उसी वक्त अति ने मुस्कुराते हुए जशन की तरफ देखा और बोली, कितना मजा आया था ना मॉल में, पर अफसोस आपने मुझे शॉपिंग नहीं करने दी, बस यूं ही तंग करते रहे। उसने जिस तरह से तंग करते रहे कहा, नियति का मुंह एक बार फिर से उतर गया।
और वो चेयर पर बैठ ही ना सकी। वो वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ गई, लेकिन धीमे धीमे कदमों से चलने लगी ताकि जशन उसे रोक ले। लेकिन उसके 2-3 कदम आगे बढ़ने पर भी जशन ने उसे नहीं रोका। पर अचानक से रागिनी जी ने उसे रोका और बोली, रुको नियति बेटा, मुझे तुम सबसे कोई जरूरी बात करनी है, पहले हमारी बात सुन लो। उसकी बात सुनकर जशन ने उसे सवालिया नजरों से देखा। उसकी उनकी नज़रों अपने ऊपर पाकर रागिनी जी आगे बोली, कल हम सबको कुलदेवी की पूजा के लिए मंदिर जाना है। ये पूजा हर साल हमारे घर का दाम्पत्य जोड़ा करता है, तो कल ये पूजा जशन तुम्हें और नियति तुम्हें करनी है। उन्होंने जशन और नियति की बारी बारी से देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर नियति की आंखों में तो चमक आ गई। वहीं जशन को तो अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अति का चेहरा हल्का सा उतर गया। सुबह जल्दी ही जाना है और उम्मीद करती हूँ कि इस घर की बड़ी होने के नाते मेरी इतनी बात तो तुम दोनों मान ही लोगे। रागिनी जी ने कहा तो नियति ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने अति की तरफ पलट कर देखा और फिर चेहरे पर साथी ने मुस्कुरान लिए मन ही मन बोली, मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो ना, अब तुम कल देखना, ऐसे आग लगाऊंगी कि तुम पूरी तरह से जलकर राख हो जाओगी। अति का भी अब खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। कहाँ तो इस बात से खुश थी कि कल का दिन दोनों चुड़ैलों ने जशन के पास बैठकर उसे जलाया था। आज उसने उन दोनों को उसे पास भटकने भी नहीं दिया। पर जशन और नियति दोनों एक कपल थे। इस सोच ने ही उसे एक बार फिर उदासी के कुएं में धकेल दिया। वो भी उठने को हुई, लेकिन जशन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सिर नामे हिलाते हुए उठने से इनकार किया और बोला, खाना खाओ, कल जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। उसके इस तरह कहते ही अति को एक राहत मिली। उसे अपना सिर झुकाया और चुपचाप खाने लगी, पर अंदर ही अंदर उसे ये सोच खाई जा रही थी कि अब कल क्या होगा।